हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन freeguruhelpline.com। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर, जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमें सबसे पहले तो डिफरेंस देखना होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तभी हम उसको आगे समझ पाएंगे कि है क्या ये। तो सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं। तो एक साइड हम लिख लेते हैं मेटल्स और एक साइड हम लिख लेते हैं, पहले लाइन खींच लेते हैं एक बॉर्डर लाइन, और एक तरफ हम लिख लेते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अब इसका हम डिफरेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंस होने वाले हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा। इसलिए कॉपी पेन सब साथ में लेके बैठिए और लिखते जाइए डिफरेंस दोनों के बीच का। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। चलिए, पहला पॉइंट मेटल्स में, पहला पॉइंट नॉन मेटल्स में। दी मेटल्स में हम पहले लिख लेते हैं दी एलिमेंट्स which have 1, 2 और 3 electrons, सॉरी एक सेकेंड, electrons in outermost शेल, या फिर हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल भी कहते हैं इसको। ठीक है, जिन एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट शेल में या फिर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो हमारे मेटल्स होंगे। अब नॉन मेटल्स पे आ जाते हैं एक बार। सबसे पहले इसका हम मेटल्स का इसमें इस वाले केस में इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं क्या होगा। तो एक्सेप्शन हो गया हमारा इसमें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों है इसका एक्सेप्शन? क्योंकि इसका जो वैलेंसी है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ एक ही है। और मेटल्स में जो हमारी कंडीशन थी वो थी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें। हाइड्रोजन में भी आखिरी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए अब नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। द एलिमेंट्स which have 4, 5, 6 और 7 electrons in valence shell। ऐसे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो हमारे नॉन मेटल्स हो गए। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है इस केस में। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका सी, कार्बन, कितने होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2,4। तो ये देखिए 4 आ गया। जैसे आप कोई भी ले लीजिए एक, जैसे आप ऑक्सीजन ले लीजिए, 8 होते हैं एटॉमिक नंबर। अब देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2,6। तो ये देखिए 6 आ गया। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है? 7। 2,5, ये देखिए 5 आ गया, है ना। फ्लोरीन होता है हमारा 9, इसका एटॉमिक नंबर।
2,7, ये देखिए। तो ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो पता चलेगा कि क्या है इसका, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो हमारे मेटल्स हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन। ठीक है। और नॉन मेटल्स का जो मतलब कि डिफरेंस है, मतलब कि जो डेफिनेशन आ रही है इसमें, वो है कि ऐसे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो हमारे नॉन मेटल्स हो गए। ठीक है। इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हमने लकीर डाल दी, यहाँ पे हमने लिख दिया मेटल्स। यहाँ पे आ गया हमारा नॉन मेटल्स। ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया पॉइंट जी। अब ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। चलिए, अब हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब कि हम इसे किस स्टेट में हम जनरली इसको हम देखते हैं, जनरली पाते हैं, रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में रहता है, कौन से स्टेट में मतलब ये सॉलिड रहता है या लिक्विड रहता है या गैसियस स्टेट में रहता है ना। तो इधर भी लिख लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। चलिए, तो सबसे पहले मेटल्स की हम बात करते हैं। तो दे आर generally they are generally solids at room temperature। ठीक है। ये जो मेटल्स होते हैं आपके जनरली सॉलिड्स होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस हैं आपके, एक्सेप्शनल केस हैं आपके, केसेस। मरकरी जिसका सिंबल है Hg, ये लिक्विड स्टेट में होता है, इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। ये मरकरी जो है आपने देखा होगा कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ना कि सॉलिड स्टेट में। ठीक है। और एक और एग्जांपल है हमारा इसका गैलियम। ये जो है हमारा मतलब कि ऐसे तो जनरली नॉर्मली ये जो है गैलियम जो है आपका, ये सॉलिड स्टेट में ही रहता है, लेकिन जब भी हम इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। धीरे धीरे ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं नॉन मेटल्स की ओर। तो नॉन मेटल्स का अगर हम फिजिकल स्टेट देखें तो दे exists in all 3 states। ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं नॉन मेटल्स। कौन है वो तीनों स्टेट? आपको पता है, वो है आपकी सॉलिड स्टेट, वो है आपकी लिक्विड स्टेट, और वो है आपकी गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट। ठीक है। अब सॉलिड स्टेट में आपका जो आएगा, जो सॉलिड स्टेट में आपके जो नॉन मेटल्स रहेंगे वो रहेंगे आपके कार्बन एंड फॉस्फोरस। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं तमीज में। फॉस्फोरस थोड़ा सा नीचे लिख दिया, यहाँ पे मैंने हाइफन लगा दिया इसलिए कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए,
लिक्विड पे आ जाते हैं। तो लिक्विड स्टेट में रहता है जो नॉन मेटल, जो लिक्विड स्टेट में रहता है वो आपका है ब्रोमीन। ब्रोमीन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद कर लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये ब्रोमीन। और गैसेस स्टेट में जो रहता है वो है आपका, बना देता हूँ यहाँ पे ये 3 कॉलम्स। गैस स्टेट में क्लोरीन रहता है Cl2, ऑक्सीजन रहता है O2 और नाइट्रोजन रहता है N2। तो मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट है वो जनरली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसमें एक्सेप्शनल केस हमने देखा मरकरी और गैलियम। मरकरी लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन गैलियम जो है वो रहता तो है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब हम इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में धीरे 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 करके आ जाता है। ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके, हमने देखा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैसियस स्टेट हो, तीनों स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में हमारे कार्बन और फॉस्फोरस एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में हमारे ब्रोमीन, और गैसियस स्टेट में क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है। तो फिजिकल स्टेट तो हो गया हमारा। अब आ जाते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल, मतलब थर्ड डिफरेंस पे, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। मेटल्स एंड, यहाँ पे लाइन खींच लें थोड़ी, हाँ, नॉन मेटल्स। ठीक है। चलिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 3, तीसरा डिफरेंस हमारा। तो तीसरा डिफरेंस हमारा है कि मेटल्स हैव लस्टर। मेटल्स हैव लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है? शाइन। शाइन। जब हम इनको पॉलिश करें, मेटल को, किसी भी मेटल को जब हम पॉलिश करेंगे तो वो एक बहुत अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देगा। जब हम किसी भी मेटल को पॉलिश करेंगे तो वो बहुत अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कि बहुत चमकीला, मतलब कि अपीयरेंस देगा, वो बहुत चमकेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शनल केस है हमारा। एक्सेप्शन हमारा है इसमें लीड Pb। ये शाइन नहीं करता, ये इसकी अच्छी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इसके पास लस्टर नहीं है। ठीक है। ये डल अपीयरेंस है इसके पास, डल अपीयरेंस, मतलब कि शाइन वाइन नहीं करता, ये सिर्फ डल है, डल अपीयरेंस इसकी। ठीक है। नॉन मेटल्स पे आते हैं। तो नॉन मेटल्स पे हमारा, नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस। ठीक है। बहुत डल अपीयरेंस होती है इसकी, नॉन मेटल्स की। इसका एक्सेप्शन है आपका, है इसमें डायमंड। डायमंड आपने देखा होगा बहुत चमकता है, इसकी ज्वेलरीज भी बनती है डायमंड की, क्योंकि इसके, ये डायमंड की इसलिए ज्वेलरी बनती है क्योंकि ये चमकता है, सबसे ज़्यादा चमकता है ये डायमंड, समझे? डायमंड सबसे ज़्यादा चमकता है। फिर आयोडीन, ये भी चमकता है। एंड ग्रेफाइट क्रिस्टल्स, अगर अपने साथ आप पेंसिल बॉक्स लेके बैठे हैं तो उसमें पेंसिल निकालिए और इसको, पेंसिल की जो नोक है उसको एक बार रगड़ के देखिए, कपड़े से रगड़ के देखिए उसको आपको, और लाइट में उसको ले जाके देखिए,
वो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा शाइनिंग सा, उसका अपीयरेंस थोड़ा बहुत वो शाइन करेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ये शाइन करेगा। इसलिए पेंसिल बॉक्स लेके बैठिए, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा आपका। चलिए, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी हो गया। आ जाते हैं चौथे पे, तो यहीं पे इसी इसी में कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। चलिए, इसको 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 एक सेकंड, थोड़ा सा बस वेट कीजिए। ये आ आ आ आ आ यहाँ पे ये, चलिए ये हमारा अब होगा 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। अब हमारा होगा चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलिए, अब चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आ जाते हैं। अब हम मेटल्स में, मेटल्स पे पहले हम आ जाते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब सख्त होते हैं एकदम, ठीक है, एकदम सख्त होते हैं, मतलब टूटेंगे नहीं। टूटेंगे नहीं मतलब ये बात नहीं है कि नहीं टूटेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे मेटल्स होते हैं जो आपसे नहीं टूटेंगे, जैसे बेंड हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड। इसमें आपके एक्सेप्शन आ जाते हैं। एक्सेप्शन आ जाता है आपका मरकरी, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है। हार्ड क्या होगा, ये तो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। ये हमने देख लिया ये हमने फिजिकल स्टेट वाले डिफरेंस में देखा था। चाहे तो मैं आपको दिखा दूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए फिजिकल स्टेट वाले डिफरेंस में Hg मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है, इसलिए ये आपका हार्ड तो हो नहीं सकता। गैलियम होता नहीं है, आ जाता है लिक्विड स्टेट में। Na आपका हो गया सोडियम। सोडियम आपका हार्ड नहीं होता है, सोडियम आपका सॉफ्ट मेटल है। सोडियम को हम एक नाइफ से भी काट सकते हैं, ओके। हम सोडियम को रख के उसको नाइफ से आराम से उसको काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट है वो। और साथ ही साथ के मतलब पोटेशियम, ये भी बहुत सॉफ्ट होता है, ये भी चाकू से काटने पर कट जाएगा। तो एक्सेप्शन हमारे हो गए मरकरी, गैलियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। तो नॉन मेटल्स आर जनरली, सॉरी एक सेकेंड, जनरली सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं ज़्यादातर। इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या है वो एग्जाम्पल? वो है आपका डायमंड। डायमंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। ये जो डायमंड होता है ये आपका वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट, सॉरी एक सेकेंड, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस अब तक का ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है डायमंड। ये मेटल से भी बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड डायमंड। इसलिए लिखा है वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस
नोन सब्सटेंस, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, सबसे ज़्यादा हार्ड है एवर नोन में। तो वो आपका डायमंड हो गया। ठीक है, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, सख्त होते हैं। एक्सेप्शन हमने देखा मरकरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम। मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। एक्सेप्शन हमने देखा डायमंड। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस होता है ये। तो यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए। 5वें पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आ जाते हैं। अब पहले इसको मिटा लिया जाए। तो ये हमारा 5वां पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको कोई बात नहीं, उसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन मिट गई। तो डायमंड याद रखिएगा आप कि ये सब, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए 5th पॉइंट पे आ जाते हैं। अब 5th पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा होगा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा 5th पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो मेटल्स में आ जाते हैं। पहले मेटल्स का पहले देख लेते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है और इसके एक्सेप्शन देखते हैं पहले। तो मेटल्स generally have high melting and boiling point. Metals have generally have high melting and boiling points. ठीक है, मतलब कि बहुत टाइम लगाता है मेल्ट होने में और बहुत टाइम लगाता है बॉयल होने में, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे ऐसे क्लोजली एकदम पैक्ड होते हैं, ये ऐसे पूरे इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ जाती है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन हमारा मरकरी में क्या होता है, यहाँ पे एक है एलिमेंट, सॉरी पार्टिकल, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, मतलब कि दूर दूर है, मतलब ज़्यादा पास पास नहीं है, थोड़े दूर दूर हैं पार्टिकल्स। तो इन दोनों के बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच कम है, इसके अपेक्षा, इसके कंपैरिजन में ये कम है। तो इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, मतलब ये जल्दी मेल्ट हो जाता है, जल्दी बॉयल हो जाता है। ठीक है, आ जाता है नॉन मेटल पे। तो नॉन मेटल्स generally have low melting and boiling points. नॉन मेटल्स के
जनरली मतलब कि लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कि जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, जल्दी बॉयल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन आपका है, एक्सेप्शन आपका है डायमंड, डायमंड, सिलिकॉन। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है। लेकिन डायमंड और सिलिकॉन दोनों नॉन मेटल्स होकर भी इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसलिए ये एक्सेप्शनल केस में आते हैं। तो हमें यहाँ पे 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लिए। 5वां पॉइंट ऑफ डिफरेंस था हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे, कि मेटल्स जो होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसमें हमने एक्सेप्शन भी देख लिया कि मरकरी होता है, और आपको पता चल गया कि क्यों इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं या फिर ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना काम नहीं करता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस ये है डायमंड और सिलिकॉन। तो ये हमारा छठा होगा अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, इसको मैं ऊपर में जो है इसको मिटा देता हूँ। ओके, 6th पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाते हैं। तो छठे पॉइंट पे आ जाते हैं। अब छठा पॉइंट हमारा अब है डेंसिटी। अब डेंसिटी के आधार पे हम बताएंगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की हाई डेंसिटी क्यों होती है? क्योंकि अब देखिए, ये मान लीजिए कि इतना एक स्पेस है। ठीक है, मेटल्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे ऐसे एकदम एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इतने ही स्पेस में बहुत सारे मतलब पार्टिकल्स आ जाएंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, जिसके कारण से वो हैवी हो जाएगा, डेंसिटी उसकी बढ़ गई। ठीक है, तो इसके कारण, क्योंकि एक ही पर यूनिट एरिया में, इतने ही पर यूनिट एरिया में इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसमें। ठीक है, इसलिए इसकी जो डेंसिटी है वो हाई है। एक्सेप्शनल केसेस में एक्सेप्शन Na के, ये आपके हो गए एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस इसलिए हो गए क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस इसलिए हो गया क्योंकि ये जो है सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सॉफ्ट मेटल्स हैं क्योंकि सॉफ्ट मेटल्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतने पर यूनिट एरिया में इस वाले, एक सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं, इतने पर यूनिट एरिया में इतने पूरे मॉलिक्यूल्स आ गए थे, पार्टिकल्स आ गए थे। अब इसमें एक इधर होगा, थोड़ा सा इधर होगा, कोई थोड़ा सा इधर होगा, मतलब कि इसमें इतने पर यूनिट एरिया में कम पार्टिकल्स आएंगे एज कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि सॉफ्ट मेटल है इसलिए। तो इसलिए इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है खुले खुले हैं। ओके, चलिए डेंसिटी, अब नॉन मेटल्स पे आ जाते हैं। तो नॉन मेटल्स, एक सेकेंड, हाँ, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। ठीक है, एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन है आपका डायमंड।
डायमंड आपका एक्सेप्शन है इसका। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायमंड के एक इतने यूनिट एरिया में बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, एकदम एक दूसरे से एकदम बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से जुड़े रहते हैं। इसमें बहुत हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत हाई होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स एक पर यूनिट एरिया में पार्टिकल्स ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि सारे पार्टिकल्स सब एक दूसरे से एकदम बहुत अच्छी तरीके से चिपक गए ना, इसलिए कम पर यूनिट एरिया में ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो डेंसिटी बढ़ा देगा उस सब्सटेंस का। वो डायमंड का हो गया, डायमंड का डेंसिटी इसलिए हाई होगी। ठीक है, तो 6th पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया हमारा। 7th पे आ जाते हैं। 7th पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी होता है कि किसी भी सब्सटेंस को तार में, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है ऐसे, उसको तार में कन्वर्ट कर देना। जिस मतलब कि डक्टिलिटी का मतलब यही हुआ कि कोई सब्सटेंस ऐसे है, उसको तार में हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे, वो डक्टाइल हो गया। ठीक है, एबिलिटी टू चेंज सब्सटेंस इनटू वायर्स, थिन वायर्स। ठीक है, तो मेटल्स आर हाईली डक्टाइल, बहुत डक्टाइल होते हैं। एक सेकेंड, डक्टाइल जो मेटल्स होते हैं बहुत डक्टाइल होते हैं, मतलब कि आप, और गोल्ड तो बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। गोल्ड जो होता है आपका बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। इसका अगर आप 1 ग्राम मतलब बहुत थोड़ा सा, एकदम 1 ग्राम आप समझ रहे हैं, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, एकदम बहुत थोड़ा सा गोल्ड, एक चुटकी भर के बराबर 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लंबी तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर, 2 किलोमीटर लंबी वायर में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये डक्टाइल होता है। टंगस्टन आपका, टंगस्टन कि जब हम वायर खींचते हैं तो इतना वो खींचा जाता है उसकी वायर कि इनविजिबल हो जाती है उसकी वायर, इनविजिबल वायर हो जाती है। अब इनविजिबल कैसे होगी? क्योंकि बहुत पतली हो जाती है, एकदम 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 बहुत पतली, में एकदम ऐसी, इससे भी पतली हो जाएगी, इससे भी पतली, इस लाइन से भी पतली, तभी इनविजिबल होगी ना वो, इसीलिए। इसमें एक्सेप्शन है आपका, कहाँ लिखूँ? चलिए यहीं पे नीचे में ही थोड़ा सा स्पेस कुछ ज़्यादा स्पेस बन गया तो चलिए लाइन खींच लेते हैं पहले तो यहाँ पे, बड़ी टिड, थोड़ा सा तो, एक सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा ही आधी टेढ़ी लाइन होगी, चलिए कोई नहीं। चलिए एक्सेप्शन इसका हम लिख लेते हैं। एक्सेप्शन हमारा है, एक्सेप्शन इसको हम ऐसे ले लेते हैं, एक सेकेंड, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हमारा हो गया यहाँ पे, एक्सेप्शन एक्सेप्शन हमारा है Hg, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम और जिंक।
जिंक डक्टाइल नहीं है। ओके, Hg डक्टाइल नहीं है, सोडियम डक्टाइल नहीं है, पोटेशियम डक्टाइल नहीं है, और जिंक भी डक्टाइल नहीं है। Zn नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही, एक सेकंड, हाँ, Zn, ठीक है, Zn भी डक्टाइल नहीं है। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर। तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है ये आपका, एक्सेप्ट, एक सेकेंड, ये क्या लिख दिया, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर जो होता है वो डक्टाइल होता है, इसको हम लॉन्ग वायर्स में खींच सकते हैं कार्बन को, ठीक है। तो डक्टिलिटी समझ में आ गई कि एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तार में उसको खींच सकते हैं। तो मेटल्स में वो एबिलिटी ज़्यादा होती है, डक्टाइल बहुत होते हैं मेटल्स, और गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। इसका 1 ग्राम जो गोल्ड होता है हमारा, वो 2 किलोमीटर तक लंबी वायर खींच लेता है, उसको हम 2 किलोमीटर तक लंबी वायर खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टंगस्टन ऐसा इतना ज़्यादा वो मतलब तार में खिंचा जाता है, इसका इतना पतला तार बन जाता है खिंचते खिंचते कि इनविजिबल हो जाता है, ये बहुत पतला तार खिंच जाता है इसका। तो 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया, 8वां और 8th, ठीक है, 8th, इसको भी मिटा देते हैं नीचे। चलिए इस लाइन को पूरी करें और अब 8वें पॉइंट ऑफ डिफरेंस से बढ़ें। चलिए 8वां पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा हमारा मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी हमारा 8वां पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी की एक ऐसी एबिलिटी होती मैलिएबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें एक सब्सटेंस को एक सेकेंड, इसको ऊपर वालों को भी मिटाओ इधर, ठीक है। चलिए एक सब्सटेंस को, मान लीजिए एक क्यूब है, ठीक है, इसको अगर हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं ऐसे, ये 3D पिक्चर थी, 3D से इसको हमने 2D में कन्वर्ट कर दिया, 3 डायमेंशनल से हमने 2 डायमेंशनल में इसको कन्वर्ट कर दिया। यही हमारी मैलिएबिलिटी है। तो इसको हम लिख लेते हैं डिफरेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स में, कि मेटल्स आर मैलिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा इसका एल्यूमिनियम की आपने देखी होगी फॉइल, लंच ले जाते होंगे तो मम्मी पैक करके देती होंगी लंच, उसी में लंच बॉक्स के अंदर रोटियां उसी में डालती है ना, तो उसी शीट में डालती है, एल्यूमिनियम की शीट में, जिसकी आप बॉल बना के भी खेलते हैं स्कूल में, है ना। तो वही एल्यूमिनियम की आप बॉल बना के खेलते हैं। चलिए एक्सेप्शन, सोडियम, इसका थिन शीट नहीं बन सकता। पोटेशियम, इसका थिन शीट नहीं बन सकता। Hg, मरकरी, इसका थिन शीट नहीं बन सकता। और जिंक, इसका थिन शीट नहीं बन सकता।
तो ये हमारे एक्सेप्शंस हो गए। चलिए अब नॉन मेटल्स में आते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ओके, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो 8th पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि क्या है, मैलिएबिलिटी है। मैलिएबिलिटी क्या होती है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को थिन शीट में कन्वर्ट कर पाए, मतलब कि 3D से उसको 2D में कन्वर्ट कर पाएँ, तो ये हमारी मैलिएबिलिटी है। तो मेटल्स जो हमारे होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। एक्सेप्शन हमारा सोडियम, मरकरी, पोटेशियम, ये हमारे एक्सेप्शंस हो गए। और एग्जाम्पल हो गया था हमारा कौन, एग्जाम्पल हमारा था एल्यूमिनियम। और नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं नॉन मैलिएबल, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 9th पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। तो 9th पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा है ब्रिटलनेस। ब्रिटल, एक सेकेंड, हाँ, ब्रिटलनेस पे आ जाते हैं अब। तो मेटल्स इधर भी लिख लेते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है? ब्रिटलनेस आपकी होती है कि जब हम किसी सब्सटेंस के ऊपर हम हथौड़ा मारें तो वो चूरा बन जाए, उसका टूट जाए वो, तो वही हमारी ब्रिटलनेस है। तो मेटल्स आर हार्ड तो होते हैं, सख्त तो होते हैं, लेकिन बट नॉट ब्रिटल। मेटल्स हार्ड तो होते हैं लेकिन ये ब्रिटल नहीं होते, ये मेलिएबल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल पे आ जाते हैं। तो नॉन मेटल में सॉलिड जो नॉन मेटल होगा, जो आपका सॉलिड नॉन मेटल होगा, एक सेकेंड, जो आपके सॉलिड स्टेट में नॉन मेटल होगा, सॉलिड नॉन मेटल मतलब समझ जाइए कि सॉलिड स्टेट में जो नॉन मेटल होगा वो आपका ब्रिटल होगा। एग्जाम्पल इसका हो गया आपका ग्रेफाइट। ठीक है, और एक्सेप्शन है आपका गैसेस आपके ब्रिटल नहीं होते। गैसेस टूटेंगे कैसे? आप हवा में हथौड़ा मारोगे टूट जाएगा? नहीं ना, इसलिए गैसेस आर नॉन, मतलब कि वो ब्रिटल नहीं होते, नॉट ब्रिटल। ठीक है, तो 9th पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया कि सॉलिड्स ब्रिटल नहीं होते, वो हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल नहीं होते। नॉन मेटल्स के जो सॉलिड्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, जैसे ग्रेफाइट एग्जाम्पल हो गया उसका, लेकिन एक्सेप्शन है आपका गैस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने 10th पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। तो 10वां पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल्स
metals are good conductors of heat and electricity एक्सेप्शन है इसका एक सेकेंड एक्सेप्शन है इसका एक्सेप्शन टंगस्टन इसका एक्सेप्शन है। टंगस्टन जो होता है वो कंडक्ट नहीं करवाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, टंगस्टन वायर ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स की ओर। नॉन मेटल्स की ओर अब प्रस्थान किया जाए तो नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ओके। इसका एग्जाम्पल है आपका, सॉरी एक्सेप्शन है आपका, EX लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, समझ जाइएगा कि एक्सेप्शन है वो। एक्सेप्शन आपका कार्बन फाइबर्स, और मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऊपर में सबसे टॉप पे ग्रेफाइट। इसको मैंने नॉन मेटल वाले पाले में लिखा है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन हमने देख लिया हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है आपका टंगस्टन वायर। इसकी बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है जिसके कारण ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता है। ओके, मेटल्स का तो ये बात हो गया। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, है ना। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आपका आ गया, ये क्या कहते हैं, कार्बन फाइबर्स, अरे ऊपर वाला का है मिट गया, चलो कोई बात नहीं। कार्बन फाइबर्स एंड ग्रेफाइट ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, चलिए इसको हाँ पूरा ही मिटा देते हैं, फिर इसको पूरा अच्छे से बना देते हैं। चलिए अब थोड़ा ठीक है बना। तो हमारे 10 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए थे। 11वें पे आते हैं। 11वां पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 11th पॉइंट ऑफ डिफरेंस। 11th पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा है टाइप्स ऑफ आयंस। कि आयंस कैसे प्रेजेंट है ना। तो मेटल्स आर कैटायंस। कैटायन मतलब हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड,
पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, जैसे मैग्नीशियम है आपका Mg, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,2, तो इसका आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें इसको, ये एटम, एक शेल, 2 शेल और ये तीसरी शेल, ठीक है, तीसरी शेल। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे शेल में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और आखिरी शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम जो है, अब अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट यहाँ पे कौन सा पड़ रहा है? नियॉन, 10वें नंबर पर नियॉन पड़ रहा है, नियॉन, नियॉन, है ना। और ये 12वां नंबर होता है इसका। तो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये ऑब्टेन करना चाहेगा, तो इसको क्या करना होगा कि ये अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्टेन तो नहीं कर सकता, 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन तो नहीं कर सकता है, तो उससे उससे आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एलिमेंट में, जैसे मैग्नीशियम है, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जितने नंबर हैं आपके, कितने हैं? 12, उतने नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन्स भी हैं, 12। तो क्या हुआ यहाँ पे कि दोनों बराबर बराबर हैं, इसलिए न्यूट्रल है ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो 10 बच गया, इलेक्ट्रॉन अब 10 बच गए, और प्रोटॉन 12 के 12 ही, इसमें कोई अंतर नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन्स के घट जाने से उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन्स के घट जाने से, देखिए, इलेक्ट्रॉन्स 12 थे, प्रोटॉन्स भी 12 थे, इलेक्ट्रॉन 2 घट गए तो प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 हैं, प्रोटॉन्स 12 हो गए। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा कि अब Mg+2 चढ़ जाएगा, क्योंकि अब 2 प्रोटॉन्स इसके पास ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 2 प्रोटॉन्स इसके पास अब ज़्यादा हैं, तो +2 चार्ज इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसलिए हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स पे आते हैं। नॉन मेटल्स ओके, फॉर्म एनायंस, मतलब कि जो नॉन मेटल्स हैं ये एनायंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो 2,6, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एटॉमिक नंबर होता है, 2,6 इसका वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड मतलब कि यहाँ पे एटम आ गया, इस ये न्यूट्रॉन आ गया, इसके ऊपर एक शेल, दूसरी शेल, 2 ही शेल हैं इसमें, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं,
दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 8, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने, 8। अब इसको अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि नियोन का है, उसको ऑब्टेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कि अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल है 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। तो 6 इलेक्ट्रॉन को लूज तो नहीं कर सकता, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी हो गई, अब 10 हो गई एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन 8 का 8 है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसमें भी वही था कि प्रोटॉन उतने का उतना ही था। इलेक्ट्रॉन में जो चेंज हो रहा है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव हो रहा है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के घटने या बढ़ने से हो रहा है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ऑक्सीजन में, 8 थे 10 हो गए। प्रोटॉन उतने का उतना ही है, तो प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 10, तो अब नेगेटिव चार्ज में ज़्यादा बढ़ गया। और अब कितना ज़्यादा बढ़ गया, तो 8 था 10 हो गया, मतलब 2 ज़्यादा बढ़ गया। तो अब इस पे ऑक्सीजन पे 2 माइनस आ जाएगा चार्ज, 2 माइनस। ठीक है, तो ये था, मैंने इसको आपको एकदम सिंप्लीफाई वे में इसको आपको मैंने समझाया एकदम। ओके, चलिए, तो ये हमारा 11th पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। ओके, अब आ जाते हैं अपने 12th पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। तो 11th पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि मेटल्स कैटायन बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, है ना। लेकिन जिसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, जब ये लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। तो प्रोटॉन्स के बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, मतलब कि जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है। और नॉन मेटल के केस में एकदम अपोजिट हो जाता है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने 12th पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। चलिए, अब जाते हैं 12th पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड का नेचर क्या होगा मेटल में, और ऑक्साइड का नेचर क्या होगा नॉन मेटल में। चलिए, अब इसको देखते हैं। तो जो आपका मेटल में जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक नेचर के होंगे। जैसे Mg, इसके ऊपर 2+ O, इसके ऊपर 2- चार्ज, तो दोनों एक दूसरे का कैंसिल आउट करेंगे तो बना देगा MgO, बेसिक नेचर का। Ca, इसके ऊपर 2+ चार्ज, O इसके ऊपर 2-, दोनों एक दूसरे का कैंसिल आउट करेंगे, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्रोमियम 3+ प्लस
2 माइनस क्या बना देगा, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर 2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन आपका है, एक्सेप्शन है आपके Mn2O7 मैंगनीज ऑक्साइड। ये आपका बेसिक नेचर का नहीं होता, ये आपका होता है एसिडिक नेचर का। और बाकी जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम, एक सेकेंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, ओके, जिंक ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फेटोरिक इन नेचर होते हैं। एम्फेटोरिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, एम्फेटोरिक होते हैं, ठीक है। एम्फेटोरिक मतलब कि एसिडिक भी बेसिक भी, ना एसिडिक ना बेसिक वो तो हो गया आपका न्यूट्रल, लेकिन जो एसिडिक भी है बेसिक भी वो आपको हो गया एम्फेटोरिक, ठीक है। आ जाते हैं नॉन मेटल्स पे। तो नॉन मेटल्स आपका है सल्फर, ठीक है। इसका जब हम ऑक्सीजन के साथ, जब इसका ऑक्साइड बनेगा तो SO2 बना देगा, करेक्ट। सॉरी ये मैं एरो क्यों डाल दे रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं चलो कोई नहीं, O2 CO2 बना देगा, N प्लस O2 NO2 बना देगा। तो ये सारे के सारे आपके एसिडिक होंगे, एसिडिक इन नेचर। इसमें एक्सेप्शन होगा आपका, एक्सेप्शन जो होगा वो होगा H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं, ना एसिडिक ना ही बेसिक, ठीक है। तो ये तो हो गया मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस। बहुत डिफरेंस थे ये तो, 12 डिफरेंस है ना। तो इतना तो हमें पता चल गया कि मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन metals react with water। क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, ओके, Pb, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे से लिख लेते हैं, बल्कि इसको पूरा ऊपर से लिखना चाहिए था मेरे को, ताकि स्पेस थोड़ा सा बन जाता मेरे पास। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं, पोटेशियम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसको, चलिए यहाँ पे, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, है ना, Pt। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। लेकिन हमें Pb से लेकर आपके प्लैटिनम तक ये जो हैं वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, डज नॉट रिएक्ट्स विथ वाटर, डज, एक सेकेंड, हाँ,
डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते ये, ठीक है। अब आते हैं टॉप वाले मेटल्स पे, सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों ही मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करते हैं। तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। जब हम इसको कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर में डालेंगे तब देखिए क्या होगा। तो कोल्ड वाटर में जब हम पोटेशियम को डालेंगे तो बना देगा KOH प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, और सोडियम को डालेंगे तो NaOH बना देगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन ये दोनों रिएक्शन इतने एक्सोथर्मिक होंगे, इतने एक्सोथर्मिक होंगे, ये थर्मिक रिएक्शन होगा ये, कि ये जो आपका हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रहा है इसमें आग लग जाएगा, आग लग जाएगी। और ये पोटेशियम और सोडियम दोनों लाइट मेटल्स हैं, तो ये दोनों वाटर के सरफेस पे आ जाएंगे, मतलब ऊपर आ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, है ना, राइजेस अपवर्ड, ऊपर में तैरेंगे ये, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन में जब आग लग जाएगी तो उसी आग की वजह से सोडियम और पोटेशियम दोनों फायर को कैच कर लेंगे, कैचेस फायर। बोथ विल कैच फायर, दोनों आग पकड़ लेंगे। तो अब आग पकड़ रहे हैं, जल रहे हैं, तो कोई फ्लेम भी निकलेगी। तो फ्लेम अब कौन से कलर की होगी इनमें? तो सोडियम की जो फ्लेम होगी वो होगी वायलेट कलर की, मतलब पर्पल कलर की फ्लेम होगी। और सोडियम की जो फ्लेम होगी वो होगी गोल्डन येलोइश फ्लेम, ठीक है। गोल्डन येलोइश फ्लेम इसमें से निकलेगी, सोडियम में से, ठीक है। चलिए, तो ये तो सिर्फ इसके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे ऐसा इतना सब कुछ हो रहा है। तो सोचिए अगर हम इसको मीडियम वाटर, मतलब कि थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर के साथ करवाएंगे अगर इसका रिएक्शन, या फिर हॉट वाटर के साथ करवाएं तो क्या होगा? बहुत हाईली रिएक्टिव है, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम का तो हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं कैल्शियम पे। तो कैल्शियम हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन जलेगा नहीं, डज नॉट बर्न। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है इसमें। और ये जो कैल्शियम है इसका जो रिएक्शन होगा तो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस, है ना, और प्लस हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो जाएगा। तो ये जो COH जो बना ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, नीचे वाटर के बॉटम में जाके बैठ जाएगा और ये सॉल्यूशन को मिल्की वाइट कर देगा, वाइट सॉल्यूशन, मिल्की वाइट कर देगा इस सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इसमें इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हुआ कैल्शियम में, तो ये जलेगा नहीं। जब ये बनेगा, मतलब कि जब इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो ये प्रेसिपिटेट के रूप में जाके नीचे बैठ जाएगा और मिल्की वाइट सॉल्यूशन बना देगा पूरे वाटर को, ठीक है। तो कैल्शियम का तो समझ में आ गया। अब मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये थोड़ा सा हीट टाइप का है, इसको थोड़ा सा हॉट वाटर देना पड़ेगा। ये बोलता है कि मैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करूँगा ही नहीं, मेरे को हॉट वाटर दोगे तभी मैं रिएक्शन करूँगा। तो हमने बोला ठीक है चल, तेरे को हमने हॉट वाटर दिया, अब रिएक्शन कर। तो इसने जब रिएक्शन किया तो Mg प्लस H2O और बनाया इसने MgOH होल ट्वाइस और H2 गैस का लिबरेशन हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम की ये हो गई रिएक्शन। अब इससे नीचे एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, ये मैग्नीशियम से भी बड़े ढीठ। ये बोलेंगे कि मेरे को हॉट वाटर नहीं चाहिए, मुझे कोल्ड वाटर नहीं चाहिए, मुझे स्टीम चाहिए, तभी मैं रिएक्ट करूँगा। तो हमने बोला ठीक है चल, तुम लोगों को हमने स्टीम दे दिया, रिएक्ट्स विद स्टीम। तो जब हमें इन्हें स्टीम देंगे तो मैं इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ। तो एल्यूमिनियम प्लस H2O, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, ये ऑक्साइड बना देंगे, Al2O3 बना देगा और H2 गैस लिबरेट कर देगा। Zn, जब इसको जब हम डालेंगे तो ये भी वही करेगा, ZnO बना देगा और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन कर देगा। और Fe, ये भी वाटर में जब हम इसको डालेंगे तो Fe3O4 बना देगा और H2 गैस का लिबरेशन हो जाएगा। तो ये जो हमारा Fe3O4 है, ये फेरिक ऑक्साइड है हमारा, ट्राइफेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, ट्राइफेरिक ऑक्साइड, फेरिक नहीं ट्राइफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो हमारा रिएक्शन हुआ Fe प्लस H2O गैस Fe3O4 प्लस H2, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। इट इज रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि Fe और H2O से Fe3O4 और H2 बना और इसी से फिर यही बन जाएगा Fe और H2O। ठीक है, हम चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, तो ये इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट था। और एक और इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट बताता हूँ आपको ZnO के बारे में। जिंक ऑक्साइड, जब भी ZnO इज येलो, ZnO जब भी गर्म होता है तब तक वो येलो कलर का होता है। जब भी ZnO हॉट होता है तब तक वो येलो कलर का हो जाता है। ZnO इज येलो व्हेन हॉट। और जब भी कोल्ड होता है, मतलब जब भी ठंडा होता है, तो वाइट कलर में हो जाता है। एंड वाइट व्हेन कोल्ड। तो एग्जाम में एक पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस बताइए, ऐसा कोई ऑक्साइड बताइए मेटल का कि वो जब वो गर्म हो तो येलो कलर का हो और जब भी वो ठंडा हो तो वाइट कलर का हो। तो वो आप ZnO आराम से बता सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि क्या होता है जब वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करता है। तो आज हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस पढ़ा और हमने ये जाना कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल जब भी पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो आज के लिए बस, तो आज के इस वाले वीडियो में हमने इतना पढ़ा। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हमारे वेबसाइट freeguruhelpline.com पे विज़िट कीजिए, आपको 6 to 12 फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो जाइए विज़िट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।